सत्य के साथ। पर्यावरण की बातें सब करते हैं, पर्यावरण की चिंता सब करते हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए आगे बहुत ही कम लोग आते हैं। आज हम आपकी मुलाकात जिस बेहद खास शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, उनका नाम है इंजीनियर दीपक कुमार यादव जी। आप लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता हैं और उन्होंने सीधे तौर पर उनका विभाग पर्यावरण से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत चेतना के तहत कुछ पर्यावरण को बचाने के लिए बेहद खास कदम उठाए हुए हैं। तो सर, प्रोग्राम की शुरुआत में ही हम आपका स्वागत आभार प्रकट कर देते हैं कि धन्यवाद। इससे पहले कि हम आपसे बातचीत का सिलसिला की उसकी शुरुआत करें, हम चाहते हैं कि आपका बहुत बहुत आभार प्रकट किया जाए। तो खास तौर पर आपने लोक निर्माण विभाग में सड़क, बिल्डिंग्स के साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने के लिए जो अपने कई मुहिम की शुरुआत करी है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये ख्याल, ये आपके दिमाग में, ये जहन में कब और कैसे आया कि आपने अपने विभाग में, जैसा कि अभी देखा कि कुछ दिनों पहले आपने निर्देश दिया कि यहाँ पर पेपर फोल्डर यूज़ किए जाएंगे और प्लास्टिक के फोल्डर यूज़ नहीं किए जाएंगे। ये एक्चुअली सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और आसपास हम देख ही रहे हैं आज की डेट में टेम्परेचर का क्या हाल है, ग्लोबल जो है क्लाइमेट चेंज कैसे फील कर रहे हैं। मैंने अपने, अगर हम देखें अपने बचपन से लेके अब तक के टाइम में चेंज ऑफ वेदर जो है, मतलब विजिबली हमने देखा है, कोई पढ़ने और लिखने की बात नहीं, उसको देखा है, महसूस किया आज से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, 10 साल पहले यहाँ का टेम्परेचर लखनऊ का मैं रहने वाला हूँ, 5 डिग्री कम हुआ करता था। और तो आज मैं देखता हूँ वो लखनऊ और यहाँ में 1 डिग्री का अंतर रह गया टेम्परेचर का। तो आप फील कर सकते हैं कहाँ पे बाधाएं आ रही, क्या है। वाटर स्कैर्सिटी हम फेस कर रहे हैं, वर्ल्ड में कई जगह पे जो है ये स्थिति पैदा हो गई है। तो पेड़ों का लगातार जो है कमी होने के रीजंस से हम लोग फील कर रहे हैं कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हमारे ग्लेशियर्स जो है इस समय आज की डेट में जो है कभी इतना पीक रन ऑफ नहीं हुआ करता था। मंदाकिनी वगैरह में, अलकनंदा में, आज की डेट में उसमें हमारा स्टाफ बताता है जो वहाँ काम कर रहे हैं, मास्टर प्लान के काम कर रहे हैं, रिवर फ्रंट में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आज की डेट में इतना डिस्चार्ज बढ़ा हुआ आ रहा है कि जो हम प्लान करते थे कि इस समय कम पानी होगा, वो नहीं है। तो इसका मतलब ग्लेशियर्स भी कहीं ना कहीं पिघल रहे हैं। तो बड़ी चेतना की आवश्यकता है, मेरे स्तर पे ही नहीं, सभी के, एक एक नागरिक के स्तर पे चेतना की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तभी हम बिल्कुल। मतलब ये आपका व्यक्तिगत वो था और उससे आपके विभाग का तो कोई खास तौर से सीधे तौर पे जुड़ा। जो आसपास जो चीज़ें हो सकती, प्लास्टिक के फोल्डर कन्वीनियंट होते थे, लोग काफ़ी यूज़ करते थे, तो मैंने भी छोड़ा और ऑफिशियली भी उसको ऑर्डर किया कि सब लोग इसको परित्याग करके पेपर। खैर, आपने अभी हमें बताया, लखनऊ का जिक्र किया कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, और मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी लखनऊ से ही जुड़ा हुआ हूं और मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूं। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि बातचीत के दौरान हमें इस बात का भी इल्म हुआ कि लखनऊ, और चूँकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक राज्य हुआ करता था, बाद में डिवाइडेशन हुआ। तो आपको क्या लगता है कि गोमती फिर गंगा, ये कनेक्शन यहाँ तक आपका कैसे आना हुआ? क्योंकि वहाँ गोमती है और यहाँ माँ गंगा है। मेरा पहले भी गोमती के बाद गंगा से कनेक्शन ऐसे हुआ कि मेरी पढ़ाई जो है वो इलाहाबाद में। अरे वाह वाह वाह, मतलब गंगा यमुना सरस्वती संगम और इधर फिर गंगा। इलाहाबाद में मैंने इंजीनियरिंग करा है। उसके बाद लखनऊ से जब ट्रांसफ़र का सिलसिला शुरू हुआ तो पता नहीं क्यों मेरे मन में विचार था कि मैं गंगा के उद्गम स्थल से अपनी सेवा शुरू करूंगा और उसी के किनारे किनारे चलूंगा। तो मेरी पहली पोस्टिंग उत्तरकाशी में हुई जी। जब लखनऊ से मैं ट्रांसफ़र हुआ PWD में, तो मैं उत्तरकाशी गया। फिर उत्तरकाशी के बाद नेक्स्ट पोस्टिंग मेरी ऋषिकेश हुई, फिर हरिद्वार हुई। तो है, गंगा नदी बहुत पवित्र और बहुत उसका धार्मिक महत्व है। मतलब आपकी सेवा के दौरान जो गंगा मोक्षदायिनी कही जाती है और सभी को पुष्पित पल्वित और पोषित कर रही है, तो सेवा के दौरान आपके साथ साथ वो पैदल यहाँ तक चलती रही। इस दौरान आपको क्या लगता है कि आपके सेवा के इतने वर्ष में आपके द्वारा संपन्न किए गए, आपके मातहत कौन से ऐसे उत्कृष्ट ऐसे कुछ कार्य हैं जिनको आप यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपने उनके तहत कुछ उपलब्धियाँ विभाग को, कुछ आपके पर्सनल जीवन में अर्जित की गई हूँ? वैसे तो हम लोगों ने अपने सेवा काल में जो भी शासकीय वो हैं
कार्य हम करते रहते हैं। लेकिन कुछ जैसे उत्तरकाशी में एक लंबी सड़क बहुत दिनों से अटकी हुई थी, ज्ञानसू साल्ट करके सड़क थी, वो 17-18 किलोमीटर सड़क थी। तो बहुत प्रयास करके मैंने उसकी जो भी परमिशंस हैं फॉरेस्ट की और ये वो करा के उसको शुरू कराया था, और आज वो 18 किलोमीटर सड़क बन गई। सर ये कब की बात हुई? ये 1993 में जब मैं उत्तरकाशी में पोस्टेड था। तो आज वो 18 किलोमीटर सड़क बन गई, और सूनर और लेटर जो है वो यमुनोत्री की तरफ भी वो सड़क जुड़ेगी। जिस समय यमुनोत्री से वो जुड़ जाएगी तो जो अभी यमुनोत्री का रूट है वो शॉर्ट हो जाएगा। अभी जैसे आप जो सिलक्यारा होके और इधर होके आते हैं तो वो यमुनोत्री से जो है आपको कम से कम नहीं मुझे बताया गया करीब 50 किलोमीटर का शॉर्ट पड़ेगा रूट। तो जो यमुनोत्री के बाद गंगोत्री जाते हैं उनको आवागमन का बहुत लाभ मिलेगा। वो शुरुआत मेरे टाइम पे हुई थी, लेकिन वो समय लेता है परियोजनाओं में, लेकिन सूनर और लेटर वो एक बहुत बढ़िया लिंक होगा। इसी तरह अभी मैंने रिसेंटली एक एक्टिविटी आगे और बढ़ाई, हालांकि सरकार की भी वो बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमारे जितने मार्ग हैं वर्षा काल में वो बाधित हो जाते हैं, क्योंकि हिमालयन जियोलॉजी बहुत फ्रेगाइल जियोलॉजी है। तो उसमें अभी जो हम कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं कि जेसीबी वहाँ रहती है, वो हटाती है मलबा, उतनी देर ट्रैफिक बाधित रहता है। फिर उस मलबे का डिस्पोजल भी जो है एनवायरमेंटली इट्स ए प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद उसमें फाइनेंशियल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, सालों साल जो है हम इसको करते आ रहे हैं, मैं देखता आ रहा हूँ। तो उसमें मैंने प्लान किया है जो स्लोप्स ऐसे अस्थिर स्लोप हैं जो काफ़ी लंबे समय से वहाँ स्लिप आता ही आता है, उनके ट्रीटमेंट की एक योजना हमने MOU करा TSDC से। TSDC एक विशेषज्ञ संस्था है इसकी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वो स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम कर रहे हैं सक्सेसफुली। उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, उन्होंने NH के लिए उनसे MOU करे हैं, जिसमें 200 DPR चिन्ह बनानी थी उनको, और उसमें से 114 पे काम शुरू हो गया है। तो इस तरह की पहल हमने राज्य सरकार की जो सड़कें हैं उनके लिए भी शुरू करी है, तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। वो भी एक जो है वो है, मतलब ये तो एक आपका विभागीय कार्य का हिस्सा था। इसके अलावा जो आपने शुरुआत करी थी एनवायरमेंटल, उस पर जी बिल्कुल बताइए। उसी पे वापस आता हूँ। बिल्कुल वापस आइए। एक्चुअली क्या, जो हमारे कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन हैं, जो बिटुमिन, हॉट बिटुमिन यूज़ करते हैं हम, वो कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं। हाँ, तो हम हमेशा से इस दिशा में प्रयास हमारा रहा था कि लो कार्बन फुटप्रिंट वाले प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकें, ऑपरेशंस कर सकें। तो उस दिशा में भी हम पहल कर रहे हैं। शुरुआती दौर पे अभी वो हुआ है, एक थिन वाइट टॉपिंग है जो सीमेंट से लेयर से डाला जाता है। अच्छा जी। और उसका कार्बन फुटप्रिंट बट ऑब्वियस है हॉट मिक्स जो बिटुमिन है उसके मुकाबले कम रहेगा। तो उसको हमने जितने हमारे नगरीय क्षेत्र की सड़कें हैं उसमें इंट्रोड्यूस करने का हमने प्लान बना रहे हैं। कुछ हमने शुरुआत में अभी स्वीकृत भी हुई हैं, ताकि एक तो जो सड़कें हमारी बार बार गड्ढा युक्त हो जाती हैं पानी के कारण, बारिश के कारण, और शहर में जो है और तरह का भी पानी सड़कों पे बहता है, उससे कटती हैं, तो वो कम रहेगा, लाइफ उसकी रहेगी। इनिशियल कॉस्ट थोड़ी वो है, लेकिन उससे लॉन्ग रन में जो एनवायरमेंटल को भी फ़ायदा मिलेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होगी और हमारी सड़क भी टिकाऊ होगी। दूसरा, हम बिटुमिन में ही जा रहे हैं, जो हमारा कोल्ड मिक्स इमल्शन है जी। कोल्ड मिक्स इमल्शन से हम जो है करने का प्रयास कर रहे हैं एक माइक्रो सरफेसिंग। हालांकि पहले भी विभाग यूज़ करता रहा है, लेकिन हम उसको थोड़ा और लार्जर स्केल पे करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा नवीनीकरण सड़कों का स्वीकृत होता है, तो हम जहाँ पे सड़क अभी 3-4 साल चल सकती है, उतनी क्षतिग्रस्त नहीं है, तो उस पर हम माइक्रो सरफेसिंग से कर दें तो 3-4 उसकी थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है, थोड़ा रिन्यूअल साइकिल कम हो जाता है उसका। और फिर जो है कोल्ड मिक्स से है तो उसका भी कार्बन फुटप्रिंट भी कम है। तो ये कुछ पहल हम कर रहे हैं। तो ये जो है सर, जहाँ तक कि
कुछ हम लोगों ने रिसर्च वगैरह पढ़े हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ तमाम चीज़ें ऐसी सुनी और समझी न्यूज़ के दौरान कि 10 साल पहले अगर 1-2 दशक को हम पीछे छोड़ दें तो R&D में भी क्या कुछ फ़र्क आया है विभाग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और उसके बाद में क्या क्या तरीके, जैसे अभी आपने बताया कि कार्बन फुटप्रिंट्स के उत्सर्जन को उसको कम करने के लिए करें, तो पहले की अपेक्षा अब विभाग क्या नई नई तकनीकें और अपना रहा है, किस तरीके की मशीनरी यूज़ कर रहा है और क्या परिवर्तन आए हैं, इसको कुछ आप बताइए कि पहले कैसा होता था और अब क्या अंतर पा रहे हैं? देखिए, जो आपके जब से SDG गोल्स फिक्स किए गए UNO द्वारा 17 SDG गोल्स फिक्स किए गए, तो उसका एक उसके पीछे जो बेसिक थीम है कि आप रिसोर्सेज का जो है ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन कर सकें, क्योंकि रिसोर्सेज फॉर एवर नहीं है आपके पास, है ना। चाहे आपके पास जल है, चाहे आपके पास हम जो यूज़ करते हैं स्टोन एग्रीगेट, वो भी हमेशा के लिए नहीं है, या हम और भी कोई प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं है। तो जो बेसिकली उस कॉन्सेप्ट से जो चीज़ें जनरेट हुई हैं उसमें रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट भी आया, उसी का पार्ट है वो। रिसाइकलिंग में भी हम 2 तरह से अपने यहाँ यूज़ करने का वो कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है उसी को रिसाइकल करके उसमें कुछ एडिशन करके और उसको पूरी तरह यूज़ करके स्ट्रेंथ बढ़ा के उसको हम यूज़ करें। तो ये उत्तरकाशी साइड में एक जो है हमारी सड़क है साकरी जखोल, तो एक टेक्नोलॉजी है फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी में ये अभी नई टेक्नोलॉजी है, इंडिया में भी शायद हम 5वें या 6ठे स्टेट होंगे। हिमाचल में यूज़ हो रही है, बिहार में यूज़ हो रही है, यूपी में यूज़ हो रही है और शायद हरियाणा में भी यूज़ हुई है। तो इस तरह हम उस दिशा में पहला प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं साकरी जखोल में। उसमें क्या है कि एग्जिस्टिंग क्रस्ट को जो है 200 mm तक या 250 mm तक उसको एक्सकेवेट करके बिल्कुल, और उसमें ही कुछ मटेरियल मिला के जो है उसको स्ट्रेंथन करके मजबूत करके डाला जाएगा। तो क्या होगा, आपकी पेमेंट थिकनेसेस बढ़ेंगी नहीं और जो आपका मटेरियल ऑलरेडी है वो रिसाइकिल होके यूज़ होगा। आपकी जो मटेरियल की कंजम्पशन होती है वो घटेगी, जो आप इस कंस्ट्रक्शन में और मटेरियल बाहर से लगाते थे, अभी क्या होता था हम कोट पे कोट डालते चले जाते। तो इस टेक्नोलॉजी को भी हम ट्राई करने जा रहे हैं और इको फ्रेंडली भी होगा मेरे ख्याल से। एस्टिमेट बन के आ गया है शासन पे, तो उसको भी हम ये एक बड़ी उपलब्धि है कि हम 5वें 6ठे स्टेट होंगे इसको अप्लाई करने के लिए। दूसरा, सरकार ने इस दिशा में भी पहल किया है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि आपको सड़क जो बनाएंगे उसमें FRL लेवल आपको बढ़ाना नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि लोगों के मकान, लोगों के प्लेन, तो उनके लेवल्स वो हो जाते हैं, मकान ऊपर नीचे हो जाएंगे फिर। और भी उसका बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट ये है कि हम उसको मिलिंग करेंगे, एग्जिस्टिंग लेयर को, उस मटेरियल को भी यूज़ करने का प्रयास करेंगे, तो लेवल भी नहीं बढ़ेंगे और जो है हमारा जो है जो मटेरियल है वो रिसाइकिल होके भी यूज़ हो पाएगा। तो ये 2 प्रयास अभी किए जा रहे हैं, हालांकि अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है। R&D चल रही है उस पर। आगे जो है ये मतलब एनवायरनमेंट को भी हेल्प करेंगे और विभाग को भी कहीं ना कहीं। अच्छा सर, एक चीज़ हम समझना चाहते हैं आपसे कि जैसे विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में हम देखते हैं कि सड़क वगैरह का निर्माण होता है, ख़ास तौर पे जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर एलिवेटेड कंस्ट्रक्शंस ज़्यादा हैं और यहाँ पर मैंने तो अभी तक कहीं देखे नहीं है। तो वहाँ के भौगोलिक स्ट्रक्चर में और यहाँ के भौगोलिक स्ट्रक्चर्स में क्या अंतर आता है और काम करने में क्या दूसरे तरीके के वजूहात पेश आते हैं कि जो यहाँ नहीं हो सकता है, या भविष्य में ऐसी क्या आप देखते हैं कि इंजीनियरिंग की कुछ ऐसी योजनाएं हमारे हिल्स में भी ऐसा यूज होगा कि एलिवेटेड रोड्स वगैरह बने? हाँ, देखिए, एलिवेटेड रोड हो, चाहे एट ग्रेड रोड हो, चाहे अंडरग्राउंड टनल रोड हो, ये सारी की सारी चीज़ डिपेंड करेगी कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है जी। उसके बीच हमें कौन कौन से पॉइंट्स को जोड़ना है, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स क्या हैं। तो ये तो बेसिकली इंजीनियरिंग सर्वे का डिसीजन होता है। अगर हम जो है, बट ऑब्वियस है चूँकि एट ग्रेड कंस्ट्रक्शन सबसे सस्ता है, एलिवेटेड कंस्ट्रक्शन भी उससे महंगा है और अंडरग्राउंड टनल वाला कंस्ट्रक्शन भी उससे महंगा है।
तो इन तीनों ऑप्शंस में जब किसी प्रोजेक्ट की ऑप्शन स्टडी करी जाती है तो पहली चीज़ ये देखी जाती है कि हमको किससे को कनेक्ट करना है। अगर हम उसको एट ग्रेड कनेक्ट कर सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन तो वही होता है। नहीं, मैंने ये इस सवाल इसलिए पूछा ना क्योंकि मुझे जो लगता है, क्योंकि एज ए लेमैन मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं, तो अगर पहाड़ों की खुदाई और उसमें थोड़ा सा ड्रिलिंग शायद कम हो जाए, लेकिन आपने चूंकि बताया कि वो तो सर्वे पे डिपेंड करता है। हम किसी रोड से कहीं जा रहे हैं, कोई दूसरा पहाड़ आ गया तो हमारे पास कोई रीजन नहीं, इतना एलिवेटेड तो हम कर नहीं देंगे ना उसको, तो उसके अपने कारण रहते होंगे। तो थोड़ा सा हमने समझना चाहा और यहाँ पब्लिक भी हमारी समझ सके। यहाँ पे हम जो एलिवेटेड का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ नीचे से भी ट्रैफिक जा रहा है, मतलब अर्बन में हुआ फ्री ज़्यादा, अर्बन में ही यूज़ कर, पहाड़ों में संभव नहीं अभी, अर्बन में ही यूज़ कर, पहाड़ों पे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई है अभी भी। अच्छा जी। अदरवाइज पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, चार धाम यात्रा का प्रोजेक्ट जब बनाया जा रहा था, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी एलिवेटेड रोड करने की, क्योंकि जब हम 2 लेवल पे हमको मूव करना है ट्रैफिक, तब जो है हमें एलिवेटेड रोड की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी अर्बन में ही इसका उपयोग है, अर्बन में ही हम कर रहे हैं। सर, पहाड़ में हम अल्टरनेटिव्स इसके साथ जरूर ट्राई कर रहे हैं कि जो एट ग्रेड रोड है उसके साथ साथ जहाँ जहाँ टनल की जो है आवश्यकता है, वो टनल जरूर पहाड़ में बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको लंबी रीचेस जो आपको एट ग्रेड लंबा घूम के जाना पड़ता है, वो शॉर्टर रूट में टनल्स में वो हो जाता है। और टनल की कुछ जो है बेनिफिट्स भी हैं कि आपका बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को लीड नहीं करता है। हालांकि वो भी अभी थोड़ा सा कॉस्ट वाइज ज़्यादा होने के कारण बहुत एप्लीकेबिलिटी अभी नहीं हो पाई है। तो संसाधन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। खैर, आपने बातचीत के दौरान चार धाम का जिक्र किया, तो चार धाम को लेकर के आपकी किस तरह की जिम्मेदारियां, कुछ स्पेसिफिक ऐसा रहता हो लोक निर्माण विभाग के? चार धाम में बेसिकली जो मेन सड़क है वो जो आपकी है ऋषिकेश से लेके रुद्रप्रयाग से लेके गौरीकुंड जिससे केदारनाथ जाते हैं, वो पोर्शन पीडब्ल्यूडी का एनएच मेंटेन करता है। रुद्रप्रयाग से आगे एनएचआईडीसीएल और बीआरओ कर रहे हैं बद्रीनाथ तक। इसी तरह ऋषिकेश से धरासू होते हुए गंगोत्री, ये पार्ट बीआरओ मेंटेन कर रहा है, और धरासू से लेके यमुनोत्री तक का पार्ट फिर पीडब्ल्यूडी मेंटेन कर रहा है। एनएच पीडब्ल्यूडी हमारा है विंग। इसी तरह से विकास नगर से जो रास्ता जाता है यमुनोत्री को, वो पूरा का पूरा एनएच पीडब्ल्यूडी मेंटेन कर रहा है। तो आप देखेंगे कि मतलब सफिशिएंट लेंथ जो है चार धाम की वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा मेंटेन की जा रही, वो हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। कोशिश हमारी रहती है कि एक तो सड़क हमारी सतह जो है हम कम से कम क्लास ए लेवल की सरफेस प्रोवाइड कर सकें, और सेफ्टी की तरफ दूसरा हमारा ध्यान है। सड़क सुरक्षा को लेके बैरियर्स हैं, पैरापेट्स हैं, साइनेज हैं, इस पे हम ध्यान देते हैं कि जो है ट्रैफिक जो है वो सेफ रहे और उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन और वो स्पीड कंट्रोल के बारे में जानकारी रहे। इन 2 मुद्दों पे हम लोग जो है ट्राई करते रहते हैं। हर बार चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रॉपर इसकी प्लानिंग करके वो करी जाती है, जो भी मरम्मत है वो करी जाती है। उसके अलावा हमारे सबसे उच्च स्तर के अधिकारी सचिव महोदय द्वारा खुद निरीक्षण किया गया है सारे रूट का। मैं भी जो है गौरीकुंड तक गया, अपर सचिव गए, तो हम लोगों की टीम, हमारे चीफ इंजीनियर्स ने जो वैकल्पिक मार्ग हैं उन सब का निरीक्षण किया। पूरी टीम लगी रहती है सड़क को इस लेवल पे कि मैक्सिमम जो हमारे चार धाम के यात्री आ रहे हैं उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा फिर बीच में जो है रेनी सीजन आ जाता है, उसकी भी प्लानिंग हमें करनी होती है। जो ऐसे स्पॉट्स हैं अभी जिनका स्लोप ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, वहाँ पे मशीनों का डिप्लॉयमेंट, उनके वैकल्पिक मार्ग तैयार रखना कि वो बंद अगर ज़्यादा समय हो गया तो वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध रहे, वो सारी तैयारियां हम चार धाम के रूप में करते हैं। मतलब आपकी भी काफ़ी जिम्मेदारी चार धाम को लेकर के रहती है। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन के दौरान तमाम तरीके की पर्यावरण विसंगतियाँ और सब आप देखते हैं, क्या एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर के उनकी जो निर्देश होते हैं उसके साथ में भी विभाग डील करता है? जो एनजीटी के जहाँ जहाँ निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुपालन हम लोग करते हैं, और अपने ऑपरेशंस में भी हम इस चीज़ की ध्यान रखते हैं कि जो उनके निर्देश हैं उनका अनुपालन किया जाए। बेसिकली निर्माण
और एनवायरनमेंट दोनों को जो है आप ले सकते हो फोन भी, कोई दिक्कत साथ साथ ही चलना पड़ेगा जी। तभी जो है वो है, क्योंकि जिसके लिए हम निर्माण कर रहे हैं, ह्यूमन के लिए निर्माण कर रहे हैं, ह्यूमन के लिए एनवायरनमेंट भी उतना ही जरूरी है। केवल निर्माण, केवल यातायात ही उसके लिए एक वो नहीं है, उसके लिए और एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है ओवरऑल। तो ये तो हमारी भी ड्यूटी है कि कहीं ना कहीं हम इस तरह से सोसाइटी को पेड करें कि एनवायरनमेंट को कम से कम जो है क्षति हो। और एनजीटी का भी उद्देश्य यही है कि इस तरह की चीज़ें ना हों जो उसको अफेक्ट कर। सर, कुछ जो टेंडर प्रक्रियाएं हैं उसमें पारदर्शिता के लिए क्या आपकी तरफ से क्या निर्देश होते हैं? ये तो एक्चुअली शासन लेवल पे पॉलिसीज़ फिक्स हैं। ये तो टेंडर तो बहुत वैसा मैटर है, लार्ज स्केल का मैटर है। शासन ने इस पे सम्यक पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, पूरा प्रोसेस को ऑनलाइन किया हुआ है, जिम्मेदारियां तय की हुई हैं। और हमारे यहाँ टेंडर्स के लिए जिम्मेदार अधिकारी अधीक्षण अभियंता लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं वो हैं, उनके ऊपर एक मैकेनिज्म उन्होंने बनाई है। उनसे नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, चीफ इंजीनियर, उसके लेवल पे समितियां हैं जो अल्टीमेटली उनको टेंडर को अप्रूव करती हैं। और जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है उसमें भी जो बिडर्स हैं उनकी अगर किसी तरह की ग्रीवांस है तो ग्रीवांस रेड्रेसल का मैकेनिज्म उसमें भी है जी। तो वो प्रक्रिया सम्यक है और यदा कदा हम लोगों के भी संज्ञान में अगर कोई चीज़ लाना चाहता है किसी तरह की तो हम लोग भी उसकी जांच करा के मैटर्स को रिजॉल्व कराते हैं। सर, अपनी सेवा के इतने सालों को आप किस तरह से देखते हैं? जिम्मेदारी तो थी ही, एक व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक चेतना के तौर पर। अब मैंने अपना कैरियर विभाग में सहायक अभियंता के रूप में शुरू किया जी, और वो लगभग 80 का दशक था। वाह। हालांकि 90 में मैं जो है इस विभाग में आया, 83 में मैं पास आउट किया इलाहाबाद से जी। तो 93 में मैं आ गया था पहाड़ में, उससे पहले भी एक विभाग में 85 में आ गया था। उस समय पहाड़ बहुत शांत और बहुत जैसे इतना गर्म नहीं होता था, गर्म भी नहीं होता था, पॉपुलेशन प्रेशर भी थोड़ा सा कम था, लोगों का आवागमन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था, कम ही लोग आते थे, क्योंकि उस समय जो रेलवेज थी वो भी लिमिटेड साधन थी। एयरपोर्ट उस समय नहीं था, जो साधन प्लेन का साधन नहीं था, मोबाइल के साधन उस समय नहीं अवेलेबल थे। और उस समय जो संचार व्यवस्था थी, हमारी सड़कों पे जो मेट और बेलदार हुआ करते थे वही हमारे संचार व्यवस्था थे। वो बस से या जो गाड़ी होती थी उससे सूचनाएं आती थी कि इस सड़क पे ये हो गया, इस सड़क पे ये हो गया। और फर्स्ट हैंड जो जैसे अटेंड करने वाला हमारा बेलदार और मेट ही होता था। तो वो लोग उस समय हमारे पास मेट और बेलदार सफिशिएंट नंबर में होते थे, लेकिन अब तो खैर वो रिटायर होते अब तो जो भी अफसर वो होते हैं मेट और बेलदार के, वो खत्म कर दिए। हमने जो आउटसोर्सिंग पे स्टेट हाईवेज में तो रखे हुए हैं, बाकी सड़कों पे नहीं है, और बहुत मिनिमम नंबर पे बचे हुए, वो धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं, आवश्यकता उनकी अब आउटसोर्स के माध्यम से रखी गई है। देखिए, किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो आवश्यकता है वो है, लेकिन अब उनको हम एम्प्लॉयमेंट आउटसोर्स के माध्यम से दे रहे हैं, ना कि डायरेक्ट विभागीय एम्प्लॉयमेंट दे के कर रहे हैं। तो वो साधन हुआ करता था, और मेरा अनुभव है कि कभी कभी सड़क जो है ऐसी भी बंद हो जाती थी। मेन सड़क गंगोत्री उत्तरकाशी से जो ऋषिकेश की सड़क है, जो बीआरओ के अधीन थी, वो सड़क भी बंद हो जाया करती थी। तो कभी कभी ओवरनाइट जो है वो बंद रहती थी। और सड़क ज़्यादातर सिंगल लेन हुआ करती थी। अब तो हम मेन सड़कें तो आपकी 2 लेन पेव शोल्डर 10-10 मीटर चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन वो 375 की सड़कें होती थी। उस समय ज़्यादातर प्राइवेट व्हीकल मूवमेंट कम था, जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ज़्यादा चलता था, लोग उसी से चलते थे। फिक्स था कि इतने बजे गाड़ी निकलेगी और शाम तक अपने डेस्टिनेशन पे 7 बजे तक वो पहुंचती थी बस। तो उस तरह के साधन थे। टेलीफोन की कनेक्टिविटी, लैंडलाइन कनेक्टिविटी थी, मोबाइल नहीं था, बाकी फैसिलिटीज़ भी सब कम थी। अब तो पहाड़ में बहुत डेवलप। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, मतलब ये बातचीत के दौरान तो हमको ये लगा कि हम एक
पिछले ज़माने में चले गए और आपकी आंखों से कोई सुंदर सी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं कि उस टाइम पर क्या होता था, अब क्या होता था। पहले बसें कैसी होती थी, रोडवेज था, परिवहन विभाग था, कोई सूचना देनी होती थी तो मेट और बेलदार हमारे दो प्रमुख अंग हुआ करते थे। पीडब्ल्यूडी विभाग एक ऐसा विभाग है, हम भी बचपन से ही पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ में पले बढ़े हैं। तो आज आपकी आंखों से हम पुराने ज़माने में चले गए। बात तो क्या करने आए, लेकिन मैं खुद लग रहा था एक छोटी सी यात्रा पर चला गया हूँ। तो और बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर, पहाड़ वास्तव में बहुत पीसफुल, आज भी है पीसफुल। जी जी, बड़ा पीसफुल रहता था, पब्लिक भीड़ नहीं होती थी, कम लोग होते थे। कहीं आप चले जाएं तो प्रकृति के आप सबसे नज़दीक अपने को पाते थे। तो और बाकी यही आप पर्यावरण और प्रकृति के प्रेमी रहे तो आप फिर इधर ही बस गए। बाकी ये तो था कि जीवन उस समय दुर्गम था, अब जैसे जैसे विकास हो गया है, सुगम हो गया है जीवन। लेकिन सड़कों की नीड हमेशा रही, अभी भी है, क्योंकि पहाड़ के जीवन के लिए जो लाइफलाइन है वो सड़क ही है। आपकी सड़क है तो आपको एजुकेशन की सुविधा इजीली मिल जा रही है, आपकी सड़क है तो आपको हेल्थ की सुविधा मिल जा रही है, आप मार्केट के नज़दीक हैं, हर तरह की वो मिल जा रही है। खासकर जहाँ पे सड़कें नहीं हैं वहाँ हेल्थ को लेके बड़े इश्यूज होते हैं। तो इसलिए वो पहले आज भी दुर्गम रास्तों पे लोग जब चलते हैं पहले भी आवश्यकता थी, आज भी आवश्यकता है। कुछ शहरों में इंडिया के मैं गया तो मैंने देखा कि छोटे से छोटे घर में भी उन्होंने बड़ा दरख्त लगाया हुआ है। मैं नाम नहीं बताऊंगा। जी बिल्कुल। वो चेतना हर एक में आने की ज़रूरत है। आपका प्लॉट जो है 300 गज का हो, 600 गज का हो, जितना भी बड़ा हो, आप जो स्पेस एक पेड़ के लिए, 2 पेड़ के लिए आप स्पेयर कर सकते हो, गमलों से और उससे श्रब से काम नहीं चलेगा। आप अगर बड़ा पेड़ लगाएंगे, हर आदमी ये संकल्प ले कि मैं एक बड़ा पेड़ जरूर लगाऊंगा और उसको वो करूंगा, संरक्षित करूंगा, तो बिल्कुल आपका पर्यावरण पे बहुत फर्क पड़ेगा। मैं सबसे आसान तरीका है जो हर आदमी कर सकता है। तो मेरी अपील है कि जो भी लोग मेरी बात को सुने, कम से कम इस सीज़न में ही, इस मानसून में एक बड़ा पेड़ जो कम से कम जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जहाँ भी जगह है, वो ज़रूर लगाएं उसको। बेहद ज़रूरी बात इंजीनियर साहब ने अभी बोली कि मेरी बात को बीच में रोक के हम प्रोग्राम को साइनिंग ऑफ कर रहे थे, लेकिन बहुत खास बात थी और ये बात हमें भी पसंद आई है और समझ में भी आई है, जैसा कि आप लोग भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर कह रहा था कि अब जब भी उत्तराखंड के बच्चों को उत्तराखंड के बारे में, उसके पर्यावरण को बचाने की बात जब वो करेंगे और कोई निबंध लिखने को आएगा तो इंजीनियर दीपक कुमार यादव साहब का नाम ज़रूर आएगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ न्यूज़ वायरस नेटवर्क के लिए मैं मनीष चंद्रा। सत्य के साथ।